तो नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं आपसे। तो हमारे पास क्या था कि स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो हमने एक स्पेस यहाँ पर अवेलेबल किया है, आपके लिए बोर्ड कराया है। वीडियो में गैप आ गया था, तो आगे ये कोशिश रहेगी कि वीडियो में कोई गैप ना आए और आपको हर मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की प्रॉपर वीडियो आती रहेगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो हमने पहले आपको वीडियो में अपलोड किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 9 का फर्स्ट चैप्टर हमने आपको केमिस्ट्री का मैंने अपलोड किया है। दोनों वीडियो है उसकी, आप देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक चैप्टर क्लास 9 का ही, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है हमारे पास। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर यही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम देखेंगे। भाई सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल होता क्या है, सेल के बारे में जानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें सेल थ्योरी, अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में थ्योरी भी आई होगी, इसके बारे में बताया भी गया होगा कि सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी किसने दी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सेल के कितने तरह के शेप हो सकते हैं, शेप कैसे शेप, कभी कोई थ्रेड लाइक भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा उसके बारे में। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के स्ट्रक्चर में उसको सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एनिमल सेल में सेल वॉल हो गई, प्लांट सेल के अंदर, ये उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे पढ़ूंगा सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है। हर किसी का पर्टिकुलर काम है जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए अपना पर्टिकुलर काम करते हैं, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सेल होता क्या है। भाई सेल ना एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सेल का जो मतलब है एक लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, बहुत छोटा सा कमरा। ठीक है, सेल का ये मतलब है। अगर हम देखें सेल जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, उसका जो नाम है उसका जो मतलब है वो है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। तो ये एक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब इसके बिना लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आगे हम क्या पढ़ेंगे उसके, जब मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, भाई हर सेल ऑर्गेनेल्स का क्या क्या फंक्शन रहता है, कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है लाइफ सस्टेन करने के लिए, उस सेल के बारे में। तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भाई सेल में होता क्या क्या है। सबसे पहले बात है, सेल ना अपने आप को ही रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इसको किसी की चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपने आप को ही एप्लीकेट कर लेता है। जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसमें से नया सेल बन के आ गया, अपने आप ही रेप्लिकेट हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। दूसरा है ना, सेल के अंदर ना ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पिताजी की शक्ल और आपकी शक्ल मिलती है, तो शक्ल मिलती है तो वो कहाँ से पता है कि वो जीन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है हर तरह की हेरिडिटी वो ये कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात, इसके अंदर ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एक शरीर को चलने के लिए। ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है सेल सारी बताता है, उसमें क्या कैसे कैसे काम होता है वो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक साइकिल समझिए। सबसे पहले एक साइकिल समझिए। भाई सेल हमने बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन अब उसके हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल एक छोटा सा सेल हो गया, मैं आपको समझा एक सेल, एक छोटा सा सेल। लेकिन जब ये सेल ग्रुप ऑफ सेल बन जाए, जैसे मान लो ऐसे बन के, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, उन टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, उन टिश्यू से बन के बनते हैं ऑर्गन्स। जैसे कोई हमारी हो गई किडनी हो गई। अब पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे शरीर को चलाने के लिए वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी किडनी जो है ना, किडनी एक्सक्रीट सिस्टम के लिए परफॉर्म करती है। एक्सक्रीट सिस्टम का मतलब जो भी आपके अंदर जो भी वेस्ट है आपका बॉडी में से कैसे एक्सक्रीट होगा, ये ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम जो है एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। एक ऑर्गेनिज्म, अगर हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसका एक्सक्रीट सिस्टम का, तो मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। जैसे मान लो आपका हार्ट है, तो हार्ट आपका एक ऑर्गन हो गया। और हार्ट क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है वो, अगर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक मैं बता देता हूँ। सर्कुलेट कि आपके शरीर में ब्लड का जो फ्लो है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है परफॉर्म करता है। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल है और सेल उसमें सबसे छोटा पार्ट है। तो मतलब अगर आप मान लो, अगर आपको हम समझे कि एक बेसिक डिफरेंस समझाता हूँ, एक बेसिक डेफिनेशन देता हूँ। मान लो आपको चावल खरीदने हैं 5 किलो, तो आप राशन की दुकान पे गए 5 किलो चावल लेने के लिए। अब 5 किलो चावल लेने के लिए आपको कौन सा चावल पसंद करना है, तो आप क्या करोगे, छोटा एक सैंपल उठाओगे, भाई ये चावल मैंने सैंपल उठाया, ये चावल मैंने सैंपल उठाया। जो सैंपल आपको जो छोटा सैंपल जो आपने उठाया और जो आपको ठीक लगा, फिर आप वही 5 किलो खरीदोगे। तो मतलब अगर आपको कोई बेसिक बड़ी चीज़ है आपको पढ़नी है या फिर कुछ भी यूज़ में लानी है, तो आप उसका एक बेसिक छोटा सा पार्ट उठाते हो। यही हमारा सेल करता है। तो हमने ये पढ़ा है कि सेल जो है वो एक क्या नाम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। लाइफ की कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी अगर हमें उसके बारे में पढ़ना है तो उसको हमें सेल से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये हमने देखा है कि हमने अब तक ये बता दिया, भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया सेल के बारे में। अब हम बताते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की। डिस्कवरी के बारे में, अब सेल है तो डिस्कवर हुआ होगा। तो क्या हुआ, एक भाई साहब हुए रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट 1665 के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि डिस्कवर किया सेल एक कॉर्क में। कॉर्क क्या है कि जो ट्री होता है ना, ट्री उसकी छाल, बार्क ऑफ द ट्री, उसको हमने देखा और एक प्रिमिटिव पुराना माइक्रोस्कोप उसमें ऑब्जर्व किया। उसमें ऑब्जर्व करने पाया उनको ना एक हनी लाइक कॉम स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हनी कॉम स्ट्रक्चर लगा दिए। उसको उन्होंने नाम दिया सेल। तो सेल की जो डिस्कवरी हुई, यहाँ से डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी इन 1665। ठीक है, तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी हो गई। तो ये जो सेल इन्होंने सेल जो थे ये डिस्कवर जो किए, वो सेल डिस्कवर किए, ये डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे ये। अब एक दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट आए, ठीक है, साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एटॉन वॉन ल्यूनहॉक। एटॉन वॉन ल्यूनहॉक के अंदर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर्ड किए फ्री सेल। फ्री सेल कहाँ पर, पॉन्ड के अंदर यहाँ पर उसमें पानी में उन्होंने देखा और वहाँ पर उन्होंने उस फ्री सेल डिस्कवर्ड किए। तो यहाँ तक इन्होंने भाई साहब ने ना साथ इनका जो योगदान है, वो योगदान ये भी है कि इन्होंने बैक्टीरिया भी इन्होंने डिस्कवर्ड किया एटॉन वॉन ल्यूनहॉक में। ठीक है, आरबीसी भी इन्होंने डिस्कवर्ड किए, प्रोटोजोआ भी इन्होंने डिस्कवर किया, और ह्यूमन स्पर्म सेल, जो ह्यूमन के स्पर्म के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो भी इन भाई साहब ने ही डिस्कवर्ड किए, एटॉन वॉन ल्यूनहॉक ने। तो आगे आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एटॉन वॉन ल्यूनहॉक के बारे में बताया। इन्होंने 1674 में डिस्कवर्ड किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, बैक्टीरिया, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म सेल, सब इन सब का योगदान जो है इन भाई साहब को जाता है, एटॉन वॉन ल्यूनहॉक को। अब क्या हुआ, ये डिस्कवरी बता रहे हैं, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, मान लो अगर ये सेल है, मान लो कोई भी सेल है, एग्जाम्पल के समझा रहे हो सेल, तो सेल को चलाने के कहते हैं ना, शरीर को चलाने के दिमाग की ज़रूरत है। तो एक न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है इसके अंदर, ये कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, दिमाग है सेल का। सेल को कैसे काम करवाना है, सेल को कैसे यूज़ करना है, ये सब जो है न्यूक्लियस काम करता है। तो ये न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया ना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 के अंदर। ठीक है, फिर अब सेल के अंदर एक ना फ्लूइड सब्सटेंस पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, ये इसका जीवित जो लिविंग पार्ट होता है, ये डिस्कवर किया प्रुकेंजी ने 1839 में। तो ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, इसको डिस्कवर किया प्रुकेंजी ने 1839 में। तो ये जो सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड थोड़े हमारे लैंडमार्क्स थे कि ये थोड़े से किस किस ने कब डिस्कवर किया, क्या क्या डिस्कवर किया। तो आप वीडियो को पॉज करके ना इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार आप पॉज कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। तो हमने पढ़ा सेल के बारे में, भाई इंट्रोडक्शन टू सेल, अब सेल क्या था, उसके बाद डिस्कवरी कैसे हुई, सब मैंने आपको बताया। अब आगे देखेंगे कि सेल थ्योरी, भाई सेल के बारे में थ्योरी दी गई। तो 2 साइंटिस्ट हुए हमारे, एक का नाम शेल्डियन सेवाहन, 1838-1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी सेल के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि भाई
चाहे सारे प्लांट्स और एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि प्लांट हो या एनिमल हो जिसमें सेल ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं हो सकता। जो भी प्लांट होगा एनिमल होगा वो सेल से मिलके बना हुआ है। एक बात उन्होंने ये बात बोल दी, फिर उन्होंने दोबारा वो अपनी बात ही दोहराई कि भाई ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। अगर कुछ भी लाइफ के बारे में पढ़ना है, लाइफ को जानना है, तो एक सेल को ही लेना पड़ेगा, आपको सेल पे ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तो उन्होंने दो बातें अपनी सेल थ्योरी में दे दी। फिर उसके बाद साहब एक भाई साहब हो रहा है थोड़े टाइम बाद, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। वो 1855 के अंदर आए रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने कहा कि जितने भी सेल नए बन रहे हैं वो बन रहे हैं पुराने सेल से, और वो पुराने सेल से थ्रू सेल डिवीज़न। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी सेल अराइज हो रहे हैं, वो भी न्यू सेल अराइज हो रहे हैं, आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल थे ना, उसमें से नए सेल्स आ रहे हैं, कहीं अलग से नहीं बन रहे। जो पहले से सेल थे, पुराने सेल थे, उसमें से ही नए सेल बन रहे हैं, और वही सेल जो किसी के थ्रू बन रहे हैं वो सेल डिवीज़न के बारे में के थ्रू बन रहे हैं। तो ये एक रुडोल्फ विर्चोव थे, इन्होंने 1855 के अंदर ये अपनी सेल थ्योरी में एक पॉइंट और ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट सेल थ्योरी बन गई। तो 2 पॉइंट तो शेल्डन शेवान के हो गए कि भाई ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और दे आर स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब अगर लाइफ को पढ़ना है, लाइफ को जानना है, तो ये एक बेसिक यूनिट है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, और फिर तीसरी बात बता दी रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 के अंदर कि भाई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहाँ से? फ्रॉम सेल डिवीजन। अच्छा, अब जो है ना, इसके बेस्ड हम नंबर पे बताते भाई सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर। सेल ना मेनली हम 2 बार में हम उसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला आता है यूनिसेलुलर। यहाँ से आप नाम से देखेंगे, यूनि का मतलब होता है वन। यूनि का मतलब होता है वन। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर यूनिट, मेथड, यूनिट यानी वन। तो यूनिसेलुलर का मतलब वो सेल जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही सेल है। वो ऑर्गेनिज्म, अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म अगर वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, उसका एग्जांपल क्या हो गया? ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, तो ये यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब यहाँ पर वन, यहीं से नाम के लिए से क्लियर हो रहा है, यूनि का मतलब वन। दूसरा आ गया मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होगा ज़्यादा, मैनी। तो जैसे हम ह्यूमन हो गया, तो मैनी सेल्स, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये बेस्ड और नंबर के हिसाब से 2 बात में हमारा एक यूनि हो गया। भाई यूनि का मतलब एक सिंगल सेल वाला, और मल्टी का मतलब हो गया मल्टी माने बहुत सेल वाला। ठीक है, अब इसको सेल को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था शेप पे, हर सेल का ना डिफरेंट शेप होता है। अगर आप देखने जाए, हर सेल का डिफरेंट शेप होता है। अगर हम देखो, अब दिमाग के अंदर हमारा ब्रेन जो होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल होता है उसको कहते हैं नर्व सेल। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो नर्व सेल जो होगा ना, एलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, ऐसे लंबा होगा वो, ऐसे लंबा सेल होगा वो। आप जब भी देखोगे, शेप अलग अलग है, बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, जैसे एटॉन वन ल्यूलॉक में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने स्पर्म सेल जो डिस्कवर किए। अब स्पर्म सेल जो होते हैं ना, वो एक पतला सा नॉब, ऐसा पतला सा थ्रेड होता है ना, जैसे धागा टाइप हो गया, जैसे धागा, थ्रेड का मतलब धागा, वैसा शेप होगी उसकी, धागे जैसी। तीसरी बात यहाँ पे होगी, अगर ओवम जो होगा, ओवम के अंदर जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो गोल होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो हर सेल जो है, चाहे कहीं से, उसका डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तीसरी बात हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भाई सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा सेल जो होता है ना, ऑस्ट्रिच हमने कहते हैं शतरमुख, ऑस्ट्रिच ना शतरमुख कहा जाता है, ऑस्ट्रिच शतरमुख। हाँ, तो उसका जो सेल होता है ना, वो 18 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा सेल है। 18 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा सेल है वो। तो 18 सेंटीमीटर भी आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन नहीं। लेकिन 18 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का है, 18 सेंटीमीटर का। और सबसे छोटा है वो एक बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्म। उसका सब सेल इतना छोटा है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही क्या नाम, हमें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो शेप हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किसने बनाया। ठीक है,
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया का सबसे छोटा सेल है, अब नेकेड आई से उसको देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो एक भाई साहब साइंटिस्ट हुए, दो भाई साहब नॉल एंड रस्का, इन्होंने 1940 के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रस्का 1940 के अंदर, 1940 के अंदर। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें देख सकते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब ये कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बस सेल के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली हमने, ठीक है, इसका फंक्शन पढ़ लिया। अब सेल के कंपोनेंट्स के अंदर, सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है हमारे पास एनिमल सेल। ठीक है, तो और जो सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है सेल के बाहर, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लांट सेल अगर होगा, प्लांट सेल होगा तो उसके बाहर जो आउटर कवरिंग होगी उसको कहते हैं हम सेल वॉल। बहुत सारे बच्चे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं वो एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगी और बाकी और सेल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक झिल्ली, एक तरह की झिल्ली, मतलब एक तरह का आउटर कवरिंग उसका अभी इसके बारे में बताऊंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि सेल वॉल आ जाती है, तो सेल वॉल सिर्फ बता रहा हूँ, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी और सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी या सेल मेम्ब्रेन रहेगी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लीजिए आप। इसमें से कोई भी सेल थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर छोटा सेल सबसे कौन सा होता है, बड़ा सेल क्या होता है, 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए इसके अंदर आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था अभी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और होती है प्लांट्स और फंगाई में जो होती है वो होती है सेल वॉल। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, प्लांट के अंदर होती है सिर्फ सेल वॉल और बाकी सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके साथ में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि जो चीज़ काम की होगी ना, जो चीज़ काम की होगी सेल के लिए, ये सिर्फ इसी को अंदर आने देगी। ये एक तरह का चौकीदार बिठा रखा है सेल ने, एक तरह का चौकीदार है ये। पर जो चीज़ काम की होगी, जो चीज़ यूज़फुल होगी, उसको ही अलाउ करेगी अंदर, और किसी फालतू चीज़ को, इम्प्योरिटीज़ को अलाउ नहीं करेगी। इसलिए इसको सिलेक्टिव मतलब जो चीज़ काम की है ना, वो उसको अंदर जाने के लिए परमिशन देगी ये मेम्ब्रेन। इसका ये काम है ठीक है, और जो चीज़ यूज़फुल नहीं है उसको ये अलाउ नहीं करेगी। अब क्या है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। मान लो ये सेल है आपका, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है थोड़ा सा, ये आउटर कवरिंग है इसकी, यहाँ होगी ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ है ये, ठीक है, ये है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। और ये जो सिर्फ है ना, ये सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब जो चीज़ काम की होगी ना, यूज़फुल होगी, उसी को अलाउ करेगी अंदर, और किसी चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा बता देते हैं इस सेल वॉल। मैंने सेल वॉल आपको बार बार बताया, लोग बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। जब बारे में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है ना, तो यार ये वो सोचते हैं हम तो यार एक ही चीज़ पढ़ के आए थे। तो ये चीज़ बेसिक डिफरेंस याद रखना है आपको। भाई सेल वॉल जो है ना, वो आपको सिर्फ प्लांट में और फंगाई सेल मिलेगी, नॉन लिविंग होगी और टफ होगी, बहुत हार्ड होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है, ये याद रखना बेसिक डिफरेंस। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब कोई भी सेल होगा ना, सेल के अंदर आप देख लो, सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये मैंने सेल बना रखा है यहाँ पर, इस सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस है, ये ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस है, ठीक है। साथ में यहाँ पे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स,
वो आगे हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ये आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गए सेल ऑर्गेनल्स। और जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर जेली लाइक, ये होगा साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर सेल का होता है उसमें हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है ना, जब हम न्यूक्लियस को डिटेल पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। वो मैं डिटेल में जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, भाई न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, सब आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आप तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा। अब इसके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो हमने बात कर ही ली। भाई ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट है, ये एक तरह का लिविंग पार्ट है, काम कर रही है, परमिट करेगा एंट्री और एग्जिट और कुछ मटेरियल जो सिर्फ यूजफुल होंगे, मटेरियल जो सिर्फ यूजफुल होंगे उसी को परमिट करेगा और किसी को नहीं। मान लो कोई अगर इम्प्योरिटीज आ रही है यहाँ पर, कुछ चीज़ जो सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसको रोक देगी यहाँ पर, एक तरह का चौकीदार है, इसको रोक देगी यहाँ पर। अच्छा, ये बनी किससे होती है? ये लिपिड्स और ना प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और सबसे पहले क्या है इसका जो काम है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये इसका काम है, ये शेप देता है सेल को, ये एक शेप देता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, इसका काम है शेप प्रोवाइड करना। और एक मैकेनिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर का मतलब ये होगा एक चौकीदार है, समझ लो, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, चौकीदार है। चौकीदार को अगर लगता है कि आदमी घर में आने लायक है तो उसको एंट्री देता है, अगर नहीं लगता है कि नहीं तो उसको वहीं गेट पर रोक देता है। ऐसे ही ये सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है ये सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जितने भी माइक्रोब्स आते हैं, जितने भी इन्फेक्शन वाले चीज़ें आती हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है सेल मेम्ब्रेन। ये फंक्शन बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन के, आप इसको नोट डाउन कर लेना सारे, 5-6 फंक्शन है ये। और लास्ट में फंक्शन है ये जो डिफ्यूजन अलाउ करता है CO2 और O2 का, मतलब डिफ्यूजन को मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में बता रखा है कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ जाके देख लीजिए एक बार। डिफ्यूजन ये है कि मूवमेंट फ्रॉम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन हर किसी भी चीज़ का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस का, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, ये डिफ्यूजन अलाउ करता है सब्सटेंस कोई CO2 या O2 का। तो ये है अपना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है। भाई 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट होता है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगा सेल में, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सब्सटेंस जो होगा ना, की जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर की तरफ जाएगा, हायर टू लोअर। ठीक है, एक्टिव में तो उसका उल्टा है, यहाँ सब्सटेंस जो होगा वो होगा लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है मूवमेंट के लिए, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? ATP की में चाहिए, ATP के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आगे पढ़ेंगे जब बताऊँगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे होता है ये है, उसके कंपैरिजन में ये जो प्रोसेस है ये रैपिड है। और यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वो स्मॉल होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल होगा, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाएगा, ज़्यादा नहीं एकदम से चला गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो जाएगा मोमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। अभी मैं आपको बता रहा था डिफ्यूजन के बारे में, और डिफ्यूजन के बारे में बता रहा था, तो डिफ्यूजन के का दोबारा प्रोसेस कर लेता हूँ, समझा देता हूँ कि डिफ्यूजन का मतलब है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी एक वो प्रोसेस जहाँ पर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और ये प्रोसेस डिफ्यूजन के अंदर ना एक डिफरेंस यही है कि डिफ्यूजन तो चाहे सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था ना,
तो मैंने बताया था कि अगर दूर से मम्मी खाना बना रही है और घर में बैठे हुए किसी दूसरे कमरे में बैठे हुए हो और स्मेल आती है कि वो आज क्या खाने में नया चीज़ बन रही है, तो प्रोसेस वो डिफ्यूजन, क्योंकि वहाँ की जो स्मेल थी ना, जहाँ बन रहा था खाना, वहाँ से जहाँ तक आप बैठे थे वहाँ से चला गया। और ऑस्मोसिस का जो डिफरेंस है, ऑस्मोसिस ये सिर्फ लिक्विड में होता है, यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है, अगर वो सिर्फ लिक्विड में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का क्या देते हैं। ये इतना सा डिफरेंस है, इस पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए आप। आगे हम बढ़ते हैं, वो आगे हम बताएंगे कि उसमें एंडोमोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या होता है, वो हम बताएंगे आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस में आपने देख लिया, मैंने बता ही दिया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये ना बहुत ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा रहता है, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक इसको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो पहले हम टाइप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस के अंदर सबसे पहला टाइप है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा टाइप है एक्स। एक्स का पता है, एक्स याद रखना, एक्स का मतलब ये हो गया पुराना, जो छोड़ गया आपको। जैसे आप लोग तो सब कॉलेज स्कूल को ही गए ना, तो आज तो सबकी ज़्यादातर बच्चों की होती ही है। तो अगर वो आपको छोड़ जाती है, एक्स का मतलब निकल जाना, निकल गई, वो आपकी ज़िंदगी में से निकल गई, ठीक है। पहले आपकी ज़िंदगी में थी, ज़िंदगी में से निकल गई, तो क्या हाल होगा आपका। ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है भाई, अगर कोई निकल जाती है तो रोते हैं, मुँह लटका के बैठे रहते हैं, सोचते हैं मेरे साथ क्या हो गया, हालत शरीर की ख़राब हो जाती है सब। तो अब ये देखें, इसके बाद इसी टॉपिक, इसी एक रेफरेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ना मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट सेल में एंटर करेगा। यानी जब कोई लड़की आएगी ना आपकी ज़िंदगी में, लड़के को ऐसा हो जाता है कि भाई फूल के ना कुप्पा हो गए, पता नहीं क्या मिल गया ज़िंदगी में, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो वही, तो जब पानी, एक तरीके से समझो, ऐसे याद रखना, जब पानी एंटर करेगा ना, सॉल्वेंट एंटर करेगा सेल के अंदर, तो सेल जो है ना स्वेल हो जाएगा। यह स्वेल यानी फूल के कुप्पा हो जाएगा। अब वो किस सॉल्यूशन में रखा है, कैसे रखा है, वो भी मैं समझाऊंगा आगे। तो अभी बेसिक समझ लो। एक्स का मतलब जो आपकी ज़िंदगी से चला गया, ख़त्म हो गया, जो पहले था अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक्सक्लूडेड हो गया। एक्स का मतलब एक्सक्लूड निकल गया, हो गया वो। तो एक्सक्लूड का मतलब ये है कि प्रोसेस जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो सेल से निकल जाए। तो अगर सेल से निकल गया, जो ज़िंदगी में से अगर आपके फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड निकल जाती है लड़कों की, तो क्या हालत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी, शरीर का नाश कर लेते हैं। तो यहीं ऐसा होता है, अगर पानी भी निकल गया ना सेल में से, तो सेल हो गया श्रिंक। अब ये देखो कि ये तो दो सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि पानी कैसे निकलेगा, पानी अंदर आएगा या पानी बाहर जाएगा। दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दो सोल्यूशन में अगर रखा हुआ है। पहले तो होता है हाइपो, समझ गए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब समझो, इसमें क्या होता है, जो मीडियम है ना सॉल्यूशन, जो मान लो एक सेल है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम, यहाँ पर कोई जो भी मीडियम होगा, जो भी यहाँ पर होगा सॉल्यूशन होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ध्यान से समझना इस बात को, वो ज़्यादा होगी, हायर होगी यहाँ पर, और यहाँ रहेगी लो सेल के अंदर। तो हमने अभी ऑस्मोसिस पढ़ा है, डिफ्यूजन जो पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था भाई। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, वो होता है हायर से लोअर में। तो अगर यहाँ हायर है और यहाँ लोअर है, हाइपो का मतलब यहाँ लोअर है, हाइपो का मतलब यहाँ लोअर है, और ये जो मीडियम है सराउंडिंग यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर है, वो हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ लोअर है। तो पानी जो होगा ना, वो यहाँ पर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। जब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा ना, तो सेल जो है पानी गेन करेगा और फूल के कुप्पा स्वेल अप हो जाएगा। वही ऐसा ही बात होगी कि आए हो हमारी ज़िंदगी में, तुम बाहर बन के, यहाँ बाहर थी, वो बाहर यहाँ से यहाँ आ गई, तो इस भाई साहब जो अंदर सेल का जो था, ये सेल फूल के कुप्पा हो गया। अब इसी का उल्टा समझ लो,
बहुत ही सिंपल है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का क्या मतलब हुआ? हाइपरटोनिक उल्टा ले लो, हाइपरटोनिक को ले लो, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसके बाहर का यहाँ का जो मीडियम है, यहाँ इसका बाहर का मीडियम हो गया। ये तो लो कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है। यहाँ तो फिर बाहर, यहाँ बाहर थी ना, यहाँ पर, यहाँ से इसमें आ गए तो सेल तो हो गए, फूल के कुप्पा हो गए। अब ये थी लोअर कंसंट्रेशन और ये हायर। फिर प्रिंसिपल देखेंगे हम कि ऑस्मोसिस का क्या बोलता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पहले तो अब यहाँ पर ना ये जो मूवमेंट ऑफ कहाँ से होगी, हायर टू लोअर। तो जो यहाँ जो पानी था, जो ये पानी था ना, जिसकी वजह से तुम फूले हुए थे, जिसकी वजह से तुम खुश थे, जिसकी यहाँ जो तुम्हारे साथ था, जिसकी वजह से तुम खुश थे, वो खुशी ख़त्म हो गई तुम्हारी। वो खुशी किस लिए ख़त्म हो गई? क्योंकि यहाँ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ से यहाँ चला गया। तब ये जब यहाँ से ये चला गया, इसने अपना पानी छोड़ दिया सारा, अपना पानी यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चला गया, तो यहाँ हो गया सेल श्रिंक, सेल हो गया श्रिंक, यानी सिकुड़ गया। जब ज़िंदगी से बाहर चली गई ना आपके, तो यहाँ पहले कुछ और कंडीशन थी, जब बाहर आई थी तो यहाँ फूल के तो कुप्पा हो गए थे। अब यहाँ जो बाहर थी, वो बाहर यहाँ से यहाँ मूव हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल कहता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सेल हो गया श्रिंक और यहाँ आप सिकुड़ गए। आई होप मैंने ये टॉपिक आपका कवर कर दिया होगा और आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये था टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, इसको याद रखना हमेशा। बस ये याद करना कि मूवमेंट ऑफ जो है सबसे जो हायर कंसंट्रेशन जो लोअर कंसंट्रेशन है। रट्टा नहीं मारना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। रट्टा मारोगे तो हमेशा कन्फ्यूजन होगी, रट्टा नहीं मारना इसमें। सोचना बस मुझे पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर ज़िंदगी में यहाँ से, अगर यहाँ पर पहले देखा, ठीक है, ये हायर था ना, यहाँ पर, यहाँ आ गया अंदर, लोहा आ गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपको एक ताकत मिल गई, मान लो एक तरीके से ताकत मिल गई। तो ये यहाँ पर आप गेन कर दिया, और यहाँ ताकत थी, यहाँ ताकत हायर से निकल गई बाहर, तो यहाँ श्रिंक हो गया। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको ऑस्मोसिस कवर कर दिया होगा। आगे हम वीडियो में पढ़ते हैं सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे।